हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट्थ क्लास का चैप्टर 1 भारतीय संविधान। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से भारतीय संविधान पहला चैप्टर है और अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर भारतीय संविधान के बारे में हमें पढ़ना है। तो भारतीय संविधान होता क्या है? क्या है भारतीय संविधान? तो भारतीय जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे देश के नियम कानून है ना, व्यवस्थाएं, ये सब लिखी हुई हैं। हमारा देश चलता है वैसे वाला चलने वाला नहीं। हमारे देश की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती हैं। ऐसा तो नहीं है ना, कानून के पास हम गए है ना तो वहां पर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग नियम बताए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति गया तो उसके लिए अलग नियम बता दिए, गरीब व्यक्ति गया तो उसके लिए अलग नियम बता दिया। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम गए पुलिस थाने में, ठीक है, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में गए, अब वो ठीक से हमारे से बात नहीं कर रहा या हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। अब काम किसने बांटे हैं? संविधान के अनुसार, है ना, कि सरकार क्या काम करेगी, है ना, कितने स्तर की सरकारें होंगी, ठीक है, न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, ये सब सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? संविधान के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसका पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो समझ में आया संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां के जो नियम कानून और व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाई जा सके, है ना, और एक लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना की तरह कार्य करे। समझ गए? पहला पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, और संविधान क्या है? संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो लिखित है ना। ब्रिटेन का संविधान क्या है? वो अलिखित है। अब अलिखित संविधान में क्या होगा? दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? कुछ भी मेंशन ही नहीं है ना, कुछ भी मेंशन ही नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। रिटर्न संविधान में क्या होगा? है एक जो साधारण व्यक्ति है, एक जो साधारण व्यक्ति है वो भी अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बहस कर सकता है कि भाई मुझे संविधान से ये अधिकार प्राप्त है ना, या संविधान के अंदर ये इस तरीके से कार्य होगा, है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। क्यों? हम दिखा देंगे कि हमारे संविधान में यहां पे ये बात लिखी हुई है। समझ गए? तो इसलिए संविधान है ना, लिखित संविधान होना जरूरी है और भारतीय संविधान जो है लिखित है और किसी भी देश को संविधान की जरूरत भी इसीलिए होती है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षण है। क्या है? मुख्य लक्षण है। तो मुख्य लक्षण कितने हैं इसके अंदर? 5 दिए हुए हैं आपके चैप्टर में। तो पहला क्या है? संघवाद। दूसरा क्या है? संसदीय शासन पद्धति। तीसरा क्या है? शक्तियों का बंटवारा। चौथा क्या है? मौलिक अधिकार। अब पांचवा क्या है? धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ये 5 कुछ की पॉइंट दे रखे हैं, मुख्य बातें दे रखी हैं, हमारे संविधान की कुछ खासियत दे रखी है 5। ठीक है, तो हम पांचों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है? संघवाद। क्या है? संघवाद। तो संघवाद क्या होता है? संघ मतलब क्या है? ग्रुप हो गया। संघ, अगर कहीं पर भी 10 लोग बैठे होते हैं तो एक संघ बन जाता है ना, कहते हैं ना ग्रुप है, संघ है, उसमें एक मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे तो क्या हो जाएगा? संघ बन जाएगा। तो ऐसे ही है, संघवादी देश है हमारा। हमारे देश के अंदर क्या है? बहुत सारे राज्य है नहीं है? बहुत सारे राज्य हैं कि नहीं है? और उन राज्यों से मिलाकर क्या बना है? हमारा देश बना है। तो बहुत सारे संघ है ना, है, ग्रुप मिलकर बना है कि नहीं बना है? बहुत सारे राज्य मिलकर बने कि नहीं बने, है ना। तो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार जब होती है तो उसको क्या कहते हैं? हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो 2 स्तर की सरकार कैसे हो गई हमारे देश में? बताओ। एक तो केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार। हर राज्य के अंदर एक एक मुख्यमंत्री होता है और हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है। तो 2 स्तर की सरकार हो गई। लेकिन भारत के अंदर कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की। तीसरी सरकार कौन सी है? ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ये हमारे देश में तीसरी स्तर की शासन प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय शासन 3 स्तर की सरकार है ना। अब 3 स्तर की सरकार है तो क्या है? हमारे देश में संघीय व्यवस्था है कि नहीं है?
है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, संघीय व्यवस्था। यहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, और कई सारे राज्य मिलकर, है ना, मिलकर एक देश बना होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला है हमारा संसदीय शासन पद्धति। क्या है, शासन पद्धति। तो संसदीय शासन पद्धति में हमारे देश की एक खासियत है। क्या है, संसदीय शासन पद्धति है तो क्या हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, क्या एक बार जो बन गया वो लाइफ टाइम रहता है क्या? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके कारण हमारे देश के अंदर हर 5 वर्ष में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, ये भी नहीं कि किसी हायर क्लास के लोगों के द्वारा, नहीं, सभी लोग जितने भी हमारे देश के अंदर नागरिक रहते हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो सभी क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, और वोट डालने के बाद जो व्यक्ति चुना जाता है वो हमारे देश का शासन चलाता है ना। तो इसीलिए संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। ठीक है, चुनाव किसके द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। क्लियर इतना? ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा शक्तियों का बंटवारा। अब देखो एक चीज और, हमारे देश के अंदर ना 3 स्तर की शासन व्यवस्था होती है। कितने स्तर की शासन व्यवस्था है? 3 स्तर की। ठीक है, पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब देखो कार्यपालिका के अंतर्गत सारे अधिकारी आते हैं। क्या आते हैं? सारे अधिकारी आते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तुम्हें। ठीक है, इतना ही जानना है। तो कार्यपालिका जो है वो क्या है, जिसके अंदर सारे अधिकारी आते हैं, है ना, हर फील्ड के अधिकारी आते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, विधायिका, है ना। विधायिका मतलब जहां पे कानून बनता है। संसद क्या हो गई, संसद। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कानून बनता है। अब देखो संसद जो भी कानून बनाएगी ना, संसद क्या करेगी, जो भी कानून निर्माण करेगी, ठीक है, उसको लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। कौन लागू करवाएगा, कार्यपालिका वो सारे कानूनों को लागू करवाएगा। ठीक है, अब कानून लागू करवाएगा। क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है संसद गलत कानून बना दे? हो सकता है, नहीं हो सकता है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संसद ने तो कानून सही बनाया लेकिन जो कार्यपालिका वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है, उसको लागू नहीं करा रही है, उसका फायदा जनता को दे नहीं रही है ना, समझ गए। या फिर हो सकता है कार्यपालिका कोई दुर्व्यवहार करे, उसके लिए हमारे देश के संविधान ने क्या तीसरी संस्था को भी बनाया है, उसका नाम है न्यायपालिका। वो भी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अच्छा न्यायपालिका क्या होती है पता है ना, जो हमारे देश के कोर्ट है ना, कोर्ट, समझा। कोर्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, जिला न्यायालय, दूसरा जिला न्यायालय पहला, दूसरा राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय, है ना, और एक पूरे देश का होता है सर्वोच्च न्यायालय। 3 स्तर के न्यायालय होते हैं मुख्य रूप से। बाकी अधीनस्थ न्यायालय भी होता है, इससे छोटे न्यायालय भी होते हैं, उसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, 3 मुख्य रूप से न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो जो 3 स्तर के न्यायालय हैं ये न्याय करने के लिए, है ना, कि जो कार्यपालिका और विधायिका जो भी कानून बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं ना, तो इससे किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरीके का उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उसका शोषण ना हो। इसके लिए क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी निर्माण किया गया। मतलब शासन को बांट दिया गया हमारे देश में, भाई तुम कानून बनाओ, तुम लागू करो, है ना, और एक बंदा जो बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस पर ध्यान देगा, है ना, कि जनता के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं जो हर नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, हर नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता हमारे से।
क्या है, इन अधिकारों को हमारे से कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई हमारे साथ शोषण कर रहा है ना तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करवा सकते हैं ना, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता को कोई कहीं भी नहीं, कोई छीन नहीं सकता, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि तुम छोटे हो, तुम्हारे अधिकारों को कौन छीन सकता है, तुम्हारे माँ बाप। जो सही है जो गलत है उसको वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जब तुम 18 साल के ऊपर के हो जाओगे, है ना, तो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी किसी भी तरीके की। माँ बाप की बात माननी है, वो तो हमारा धर्म है ना। लेकिन क्या है, मान लो स्वतंत्रता का अधिकार है तो कहीं भी पूरे देश भर में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस कार्य से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। समझ गए हैं। समानता का अधिकार क्या होता है ना। तो हमारे देश के अंदर सभी लोग क्या है, एक समान है। पहले आज से कई सालों पहले, कई वर्षों पहले आपने सुना होगा कि छुआछूत होता था। आज के टाइम पे है क्या, नहीं है ना, खत्म हो गया। तो क्या है, हमारे देश में क्या किया, एक समानता का अधिकार दे दिया कि हाँ भाई सब लोग एक समान हो, है ना, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, एक साथ मिलजुल कर रहना है। ठीक है, उसको क्या बोला गया, समानता का अधिकार। ठीक है, ऐसा अधिकार दे दिया गया। ठीक है, संविधान के द्वारा। अब ये समानता का अधिकार सबके पास है। तो जैसे ही किसी के साथ भी भेदभाव होगा किसी भी तरीके को लेके, हाँ भाई तू ये चीज़ नहीं छुएगा, हाँ भाई गांव में तुम यहाँ कुएं से पानी नहीं निकालोगे, ठीक है, हालांकि सबका अपना अपना है ना, तुम ये काम नहीं करोगे, इस तरीके का कोई भी किसी को बोलता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी भी तरीके का भेदभाव करता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी। ठीक है, उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठीक, समझ गए। स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आ गया तुम्हें, है ना। कहीं भी आने जाने की आराम से आज़ादी है ना। कहीं भी कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलते समय अच्छा बोलना है। समझ में आया। ऐसा नहीं बोलना कि जिससे दूसरों को नुकसान हो, दूसरों को किसी प्रकार की हानि होती है ना, तो उल्टा कार्रवाई हमारे ऊपर होगी। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यह है कि उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। समझ में आ गया। हम स्वतंत्र हैं लेकिन हमें दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। क्लियर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता है, शोषण करता है, ठीक है, तो उसके लिए तुम कानूनी कार्यवाही करवा सकते हो, है ना, शिकायत दर्ज करा सकते हो। समझ में आया। यानी कोई तुम्हें फालतू में गाली दे रहा है ना, तुम स्कूल जा रहे हो और डेली रास्ते में कोई तुम्हारे से कह रहा है पहले तू मेरे रिक्शे में धक्का लगा, वहाँ तक लेके चल, रोज का काम है, तो क्या है, शोषण है ना। रोज कोई काम करवा रहा है ना। कोई तुम्हारे से ज़बरदस्ती कहीं फैक्ट्री में काम करवा रहा है, तो वो भी क्या है, शोषण है ना। फैक्ट्री में काम करना है किसी को 10 घंटे या 8 घंटे और उसका मालिक डेली उससे 14 घंटे काम करवा रहा है, तो वो भी क्या है, शोषण है कि नहीं है। शोषण है कि नहीं है। ज़बरदस्ती किसी से एक्स्ट्रा काम करवाना या ज़्यादा काम कराए किसी को कम पैसे देना, वो भी क्या है, उसका शोषण है कि नहीं है ना। तो इस तरीके से शोषण के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे देश के अंदर, है ना। क्या है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहुत सारे धर्म है ना। तो क्या हमारे देश के अंदर किसी भी एक धर्म को मान्यता देती है क्या सरकार? सब अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, सब अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, किसी प्रकार का क्या रोक टोक है? नहीं है। समझ में आया। तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश के अंदर, ये भी एक अधिकार प्राप्त है ना। अगला क्या है, हम सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तुम किसी भी तरह का सांस्कृतिक रूप अपना सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि साउथ की देखोगे आप, संस्कृति अलग है ना, तो नॉर्थ की अलग है ना, है कि नहीं है। हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पे हम देखेंगे, अलग अलग राज्यों के अंदर सबकी संस्कृति क्या है, अलग अलग है। साथ में शैक्षणिक अधिकार भी है भाई, शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार है कि सबको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 8वीं तक की शिक्षा तो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। समझ में आया। सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार है भाई, सबको शिक्षा मिलेगी भारत के अंदर। ठीक है, शिक्षा से किसी को भी अछूता नहीं रखा जाएगा। समझ गए। शिक्षा का अधिकार सबको, इसीलिए सरकार जो है
है ना, वो मुफ्त शिक्षा देती है। ठीक है, सबके लिए, इसलिए सरकार क्या है, मुफ्त शिक्षा देती है, ताकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति के, चाहे गरीब परिवार को चाहे अमीर परिवार को, सबको शिक्षा मिले। ठीक है, समझ में आया? इसलिए शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है। और शिक्षा अच्छी होगी अगर, है ना, देश में लोग शिक्षित होंगे तभी तो देश का विकास और अच्छे से होगा। हाँ, समझ में आया? रोजगार के साधन जब तो बढ़ेंगे, रोजगार जब तो बढ़ेगा हमारे देश में, व्यापार जो है वो जब तो कर पाएंगे लोग, अपना बिजनेस जब तो कर पाएंगे जब शिक्षित होंगे, समझ गए? जब भी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसलिए शिक्षा का अधिकार भी है। ठीक है, ताकि सब पढ़े सब बढ़े। अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर कोई बता, अगर कोई भी इन पांचों अधिकार को ना माने हाँ, तो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संविधान के अंदर ये अधिकार दिए हुए हैं, है ना, कुछ और भी मैंने तुम्हें बताया, ये संस्था है और भी संस्थाएं ये सब काम कर रहे हैं ना। तो अगर कोई भी इन अधिकारों को नहीं मानता है, ठीक है, या संविधान को तोड़ता है, संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है ना, तो वहां पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। अब देखो कुछ ना की पॉइंट्स है तुम्हारे चैप्टर में, कुछ शब्द आए हुए हैं। ठीक है, इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। मनमानापन क्या होता है? अपनी मर्जी करना, है ना, हर काम में अपनी मनमानी चलाना, इसको क्या बोलते हैं? मनमानापन। दूसरा वर्ड है आदर्श। आदर्श, तो इसका मतलब क्या है? जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? हाँ, तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना, कई सारे आंदोलन चलाए गए थे कि नहीं चलाए गए थे, है ना, तो उसको ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप कह सकते हैं हम। ठीक है, राज्य व्यवस्था, तो किसी भी राज्य के अंदर सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था चलती है। कैसी? सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था जो चलती है, राजनीतिक व्यवस्था जो चलती है, उसको क्या बोलते हैं हम? राज्य व्यवस्था। ठीक है, तीसरा है संप्रभु। संप्रभु मतलब कह सकते हैं मतलब खुद को सारी शक्तियां प्राप्त है। भारत क्या एक संप्रभु देश है, मतलब भारत के पास खुद की ताकत है, हमें किसी के दबाव में आके काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसी के दबाव में नहीं लिए जाते हैं, समझ गए? मतलब हम खुद का निर्णय लेने के लिए, है ना, आजाद है। उसको क्या बोलते हैं हम? स्वतंत्र है, यानी कि हम क्या है? संप्रभु हैं। मानव व्यापार, ये क्या होता है? मानव व्यापार ठीक है, तो मानव व्यापार क्या होता है? देखो, एक देश से दूसरे देश के अंदर अवैध रूप से वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसको क्या कहते हैं? अवैध व्यापार। इसी तरीके से एक देश से दूसरे देश के अंदर, है ना, बच्चों का व्यापार करते हैं, अवैध रूप से बच्चों का व्यापार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। निरंकुशता क्या होती है? निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब होता है क्रूर शासक, है ना, क्रूर रूप से कार्य करने वाला जो शासक होता है उसका निरंकुश शासक कहते हैं। समझ में आया? हाँ, सारे की पॉइंट्स क्लियर हो गए या नहीं हुए? बताओ, हो गया? चलो ठीक है।